तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सो अब तक हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने वेरियस डेटा कंट्रोल्स डिस्कस किए थे। दैट इज डेटा लिस्ट कंट्रोल, डिटेल्स व्यू कंट्रोल, फॉर्म व्यू कंट्रोल, ग्रिड व्यू कंट्रोल, रिपीटर कंट्रोल एंड चार्ट कंट्रोल। राइट, ये इतने डेटा कंट्रोल्स है जो हमने ऑलरेडी लास्ट 3 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। सो आई थिंक डेटा कंट्रोल्स आर कंप्लीटेड ओवर हियर। जो आपके सिलेबस में है उतने कंप्लीट हो गए हैं। एंड द थिंग इज दैट मैंने आपको प्रॉब्लम शीट भी दी है, उसी में से आपको ये सारे डेटा कंट्रोल्स के लिए एग्जांपल्स भी बनाने हैं। राइट, सो टुडे वी विल सी सम अदर कंट्रोल्स एंड उसके साथ साथ हम स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक भी देखेंगे। हमने सेशन विच इज सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक ऑलरेडी हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में देखी थी कि सेशन का हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो लाइकवाइज हम आज दूसरी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक देखेंगे। बट बिफोर दैट हमने बीच में एक लेक्चर में वेब सर्वर कंट्रोल, दैट इज जब हमने प्लेस होल्डर कंट्रोल पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने लेबल कंट्रोल को डायनामिकली पेज के ऊपर ऐड किया था। बीच में एक लेक्चर में हमने ये एग्जांपल देखा था जब मैंने आपको प्लेस होल्डर कंट्रोल समझाया था तब। राइट, सो लाइकवाइज आज हम HTML सर्वर कंट्रोल जो है उसको डायनामिकली पेज के ऊपर ऐड करेंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन नंबर 23 है विच इज इन द प्रॉब्लम शीट, जिसके अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है कि आपको डायनामिकली कंट्रोल सेट करने हैं, दैट इज वेब सर्वर कंट्रोल, दैट इज लेबल, और HTML सर्वर कंट्रोल, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। राइट, सो वो HTML सर्वर कंट्रोल को डायनामिकली पेज के ऊपर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो कंट्रोल्स EX नाम की हमने वेबसाइट बनाई थी बिफोर आई थिंक 5 to 6 लेक्चर्स, उसी में मैंने एक पेज बनाया है दैट इज डायनामिक HTML CTRL.ASPX। आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर में दिखाई दे रहा है। राइट, नाउ एज वी नो कि हमें जो भी कंट्रोल है वो डायनामिकली पेज के ऊपर ऐड करना है। सो ऑब्वियसली पेज के ऊपर अभी हम कोई भी डिजाइन नहीं करेंगे, वी नीड टू राइट द कोड, और कोड का यूज करके हम ये जो ASPX पेज है उसके ऊपर हम HTML कंट्रोल को रन टाइम पे ऐड करेंगे। राइट, सो लेट्स सी द कोड। ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, मुझे जब भी ये पेज ब्राउजर में लोड होगा, मुझे ब्राउजर में डायनामिकली टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल विच इज ऑफ HTML सर्वर कंट्रोल वो ऐड करना है। एंड एज वी नो कि ASP.NET में सारी चीजें क्लास के फॉर्म में प्रेजेंट है, बिकॉज ASP.NET दैट इज .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी is built on object oriented concepts. So obviously if control is also present in terms of class, so अगर हमें वो class का use करना है तो हमें उसका object create करना पड़ेगा। So over here on the page load event, as you are able to see, first statement मैंने लिखा है that is deem text1 as new HTML input text. HTML input text is the name of the class जिसका यूज करके आप HTML के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आप डायनामिकली क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर दैट पर्पस मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट इज text1। अनदर कंसेप्ट दैट इज पोस्टबैक। आपको पता है कि अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स जब फर्स्ट टाइम पेज लोड हो तभी चाहिए तो आपको इस पोस्टबैक प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर द इफ कंडीशन, दैट इज इफ नॉट इज पोस्टबैक, मतलब पोस्टबैक नहीं है तो ही मुझे ये कंट्रोल को ऐड करना है। एंड ऑब्वियसली पोस्टबैक कब नहीं होगा, जब फर्स्ट टाइम पेज ब्राउजर में लोड होगा तब पोस्टबैक एक्शन हम नहीं कहेंगे। राइट, सो मैंने यहाँ पे वो कंडीशन लिख दी एंड उसके साथ साथ अब मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज text1 विच इज ऑफ दिस इनपुट टेक्स्ट क्लास ऑफ HTML, उसकी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेट की है। Now which are the properties? First property obviously it will be the ID property, right? So text1 dot ID और मैंने ये particular text box का ID set किया that is T1. After that मुझे उसका appearance change करना है, so for that purpose I have used style property, right? So style property के अंदर that is text1 dot style,
स्टाइल के अंदर आपको पता है कि आप बहुत सारी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो, जिसका यूज करके आप टेक्स्ट बॉक्स के लिए अपीयरेंस सेट कर सकते हो, उसका लुक एंड फील सेट कर सकते हो. सो फॉर दैट पर्पस आई हैव यूज्ड फॉन्ट साइज, राइट. और फॉन्ट साइज मैंने सेट कर दी 20x, राइट. तो जब भी ये टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसकी फॉन्ट की साइज हो जाएगी 20 पिक्सल. आफ्टर दैट अगेन text1 डॉट स्टाइल. अब मुझे कलर सेट करना है. ओवर हियर दिस कलर इज कंसिडर्ड एज अ फॉर कलर. अगेन आई रिपीट, दिस कलर विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉर कलर. और ऑब्वियसली अगर फॉर कलर है, दैट इज टेक्स्ट का कलर है, तो हम उसे डार्क कलर सेट करेंगे. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ओवर हियर दैट इज रेड. मतलब फॉर कलर ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने रेड सेट कर दिया. नाउ दिस इज अनदर वे टू सेट एट्रीब्यूट्स विद इन स्टाइल प्रॉपर्टी. सो अगर मुझे स्टाइल के अंदर एट्रीब्यूट सेट करने हैं, देन आई कैन ऑल्सो यूज एड मेथड. और अगर मैं एड मेथड का यूज करती हूँ, देन आई नीड टू यूज की वैल्यू पेयर. सो मैंने यहाँ पे की दी, दैट इज द एट्रीब्यूट नेम, दैट इज बैकग्राउंड कलर. And as it is a background color, I will set some light color. So I have taken light yellow, right? So मैंने यहाँ पे for color set किया, background color set किया, और उसके साथ साथ मैंने font size भी set कर दी within style property of this particular object. अब मुझे क्या करना है, जब भी ये टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, मुझे उसके अंदर डिस्प्ले करना है enter your name, right? So मैंने क्या किया, text1 की वैल्यू प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया, और वैल्यू में मैंने सेट कर दिया विद इन डबल कोटेशन, दैट इज एंटर योर नेम, राइट. सो ये जब भी ये टेक्स्ट बॉक्स ब्राउजर में डिस्प्ले होगा, वो मुझे ये पर्टिकुलर मैसेज देगा कि मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स में नेम एंटर करना है. ऑलराइट. आफ्टर दैट व्हाट आई वांट कि जब भी मैं ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करूं, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो मुझे यूजर को मैसेज में डिस्प्ले करनी है. अगेन आई रिपीट, मैं जब भी ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करूं, तब वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है वो मुझे यूजर को मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करनी है. और हमें पता है कि HTML में अगर हमें मैसेज बॉक्स का यूज करना है, तो हमें अलर्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, राइट. सो एज वी आर एडिंग HTML इनपुट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल डायनामिकली एट रन टाइम, सो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी. That's why I have used text1 dot attributes. Attributes के अंदर आप जो भी इवेंट्स के ऊपर कुछ भी करना चाहते हो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो. So what I will write, attribute में within parenthesis double quotation I have written on click. मतलब मैं जब भी ये टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करूंगी, मुझे क्या करना है, that is equal to within double quotation I have written alert, that is the function name of which is present in HTML, within parenthesis T1. ये T1 क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ID प्रॉपर्टी सेट की है वो है डॉट वैल्यू. मतलब उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर जो भी होगा वो हमें मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर देगा. लाइकवाइज अगर आपको ये करना है कि जब भी ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फोकस सेट हो और उसके ऊपर अगर आपको ये अलर्ट फंक्शन कॉल करना है, तो सेम थिंग यू कैन राइट, बट द थिंग इज दैट इंस्टेड ऑफ ऑन क्लिक यू नीड टू सेट ऑन फोकस. मतलब जब भी ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फोकस आएगा, ये अलर्ट फंक्शन कॉल होगा और हमें मैसेज बॉक्स में वैल्यू दिखाई देगी. नाउ अप टिल नाउ हमने क्या किया, HTML इनपुट टेक्स्ट जो क्लास है, दैट इज इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. हमने चेक किया कि पोस्ट बैक है कि नहीं. अगर पोस्ट बैक नहीं है तो हमने वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज सेट की. मीन्स नाउ द कंट्रोल इज रेडी. अब हमें ये कंट्रोल को पेज के ऊपर ऐड करना पड़ेगा, राइट. सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू स्पेसिफाई पेज डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड. मतलब पेज वी कैन टेक इट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस करंट पेज. ये पेज की जगह पे आप मी भी लिख सकते हो, बिकॉज मी ऑल्सो स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट पेज, राइट. सो पेज डॉट कंट्रोल्स, मतलब मैंने पेज का कंट्रोल्स कलेक्शन यूज किया. इफ आई वांट टू ऐड समथिंग विद इन द कलेक्शन, सो आई विल यूज ऐड मेथड, और ऐड मेथड का यूज करके मैंने उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, दैट इज text1, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया.
इट मीन्स कि ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज हमने सेट की है उसके साथ जो कंट्रोल हमने क्रिएट किया है वो पेज के अंदर ऐड हो जाएगा, राइट? सो वी विल सेव दिस पेज एंड वी विल एग्जीक्यूट इट। पहले मैं इसको स्टार्ट पेज सेट कर देती हूँ, राइट? सो आई हैव सेट इट एज अ स्टार्ट पेज। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ऑलराइट, एज यू आर एबल टू सी, ये पेज ब्राउजर में लोड हुआ और ब्राउजर के अंदर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल दिखाई दे रहा है, दैट इज ओवर हियर। उसका बैकग्राउंड कलर चेक करोगे, देन इट इज लाइट येलो। फॉर कलर एज यू आर एबल टू सी इट इज रेड। उसके अंदर लिखा हुआ मिल रहा है, दैट इज एंटर योर नेम, राइट? सो आई विल एड माई नेम, दैट इज आई विल राइट डॉक्टर निकिशा जरीवाला, राइट? मैंने उसका टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू ऐड की। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट बॉक्स। सी, जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक किया, मुझे मैसेज बॉक्स में दे रहा है दैट इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला, राइट? ये ऐसा हमें क्यों मिल रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कलेक्शन में ऑन क्लिक जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर सेट किया है कि अलर्ट फंक्शन कॉल करना है और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करनी है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे मैसेज बॉक्स में डॉक्टर निकिशा जरीवाला दिखाई दे रहा है। आई विल क्लिक ऑन ओके। अगर आपको सेम प्रोसीजर ऑन फोकस पे करनी है, सो ये जो मैंने स्टेटमेंट कमेंट में लिखा है वो आप अनकमेंट कर दोगे, तो आपको अब जब भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फोकस सेट करोगे आपको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू दिखाई देगी, राइट? So students, this is all about how we will able to add HTML server controls dynamically on the page at runtime. All right, मैं execution stop करती हूँ। Okay, so this was the example. अब हम एक काम करते हैं, हम view state देखते हैं, right? Which is client side state management technique. Again I repeat, हम व्यू स्टेट से स्टार्ट करते हैं, विच इज क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। सो अभी तक हमने एक स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक पढ़ी है, दैट इज सेशन, विच इज सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। नाउ टुडे वी विल सी फर्स्ट स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, दैट इज व्यू स्टेट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स थियोरी। So what is view state? As I have already specified that view state is client side state management technique. What is state management technique? That also we have already discussed in previous lectures. कि अगर हमें यूजर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और उसके बाद उसको रिट्राइव करनी है, मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर मुझे यूजर का स्टेट मेंटेन करना है, at that time I can use state management technique. Now there are two different types of state management technique, right? That is client side state management technique and server side state management technique. क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक मतलब हम जो भी यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर होगी, एंड सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का मतलब है हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो सर्वर पे स्टोर होगी, राइट? सो क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक कौन सी है? दैट इज कुकी, व्यू स्टेट, क्वेरी स्ट्रिंग, हिडन फील्ड्स, कंट्रोल स्टेट। एंड सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है दैट इज सेशन, एप्लीकेशन, कैशिंग एंड प्रोफाइल. You can also say it as a user profile. So these are the two different types of state management techniques. Now from this, cookies, view state, query string, hidden fields, session, application or user profile. These are the state management techniques which are present in your syllabus. इसमें से हमने already query string देख ली, hidden fields देख ली, right? Query string और hidden fields दोनों theory और practical दोनों देख लिए। Now today we will see view state. अभी सेशन का सिर्फ हमने एग्जाम्पल किया था, थियोरी देखनी बाकी है। So today we will see view state, right? ये different types of state management techniques क्यों है? Because ये सारी state management technique different ways में वर्क करती है। जैसे हमने सेशन में देखा था, सेशन आप एक पेज के ऊपर यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे, दैट इज मोर प्रिसाइज। जब भी यूजर लॉग इन होता है तब आप वो पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे और जब यूजर लॉग आउट करेगा तब आप उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करोगे। मीन्स यूजर का आप एक सेशन मेंटेन करते हो, एक टाइम ड्यूरेशन मेंटेन कर रहे हो
और वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो यूजर क्या कर रहा है, उसका यूजर नेम क्या है, या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव करनी है तो हम सेशन का यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्वेरी स्ट्रिंग देखी थी। क्वेरी स्ट्रिंग स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक क्या काम करती है, अगर आपको एक पेज पे से दूसरे पेज के ऊपर वैल्यू ले जानी है, राइट, सो वो पर्टिकुलर स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक सब्सिक्वेंट पेज के तक ही वैल्यू ले जा सकती है, राइट। दैट इज, अगर आपने P1 के ऊपर स्टोर किया है तो आप उसके बाद डायरेक्टली नेविगेट करते हो P2 के ऊपर, तो आप P1 से P2 के ऊपर वो पर्टिकुलर वैल्यूज जो आपने क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर की है वो आप ले जा सकते हो। अगर आपको P1 की वैल्यू P2 के बाद फिर से P3 के ऊपर ले जानी है तो आपको P2 के ऊपर फिर से क्वेरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, तो ही आप P3 के ऊपर ले जा सकते हो, राइट। आफ्टर दैट दिस इज व्यू स्टेट। हिडन फील्ड्स, ओके, हिडन फील्ड्स तो हमने देखा था कि वो इस हिसाब से वैल्यू स्टोर करता है कि वो पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करेगा, बट इफ यू वांट टू रिट्राइव दोस वैल्यूज ऑन द सब्सिक्वेंट पेज तो हम वो पर्टिकुलर वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं, बट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिडन फील्ड इज वो पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करेगा, राइट। नाउ टुडे वी विल सी दैट इज व्यू स्टेट. As you are able to see, I have specified over here that view state maintain the information for a single ASP.NET page, right? जिस पेज के ऊपर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसी पेज के ऊपर आप वो वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हो। आप उसके सब्सिक्वेंट पेज के ऊपर भी वो वैल्यू रिट्राइव नहीं कर सकते, राइट। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्यू स्टेट कि वो सिंगल पेज के लिए यूजर का स्टेट मेंटेन करेगा, राइट। अब ये जो सारी वैल्यूज हम व्यू स्टेट के अंदर स्टोर करते हैं ऑब्वियसली वो कलेक्शन के हिसाब से स्टोर होगी, राइट। और कलेक्शन है देन ईच आइटम्स इज इंडेक्स विथ अ यूनिक स्ट्रिंग, मतलब वो पर्टिकुलर यूनिक स्ट्रिंग को आप वेरिएबल नेम भी कह सकते हो, राइट। अगेन आई रिपीट, वो पर्टिकुलर यूनिक स्ट्रिंग को आप वेरिएबल नेम भी कह सकते हो। इट मीन्स इफ यू वांट टू स्टोर एनी वैल्यू विद इन द व्यू स्टेट तो आपको एक यूनिक स्ट्रिंग स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम, राइट। सो ओवर हियर आई हैव गिवन वन एग्जांपल दैट इज व्यू स्टेट। जैसे आप सेशन के साथ लिखते थे, सेशन कीवर्ड का यूज करते थे, यहाँ पे आपको व्यू स्टेट कीवर्ड का यूज करना है। within parenthesis double quotation you need to specify the name of this particular value, that is we can also say it as a variable name, we can also say it as a unique string जो मैंने यहाँ पे दिया है id, और उसके बाद मैं उसके अंदर वैल्यू सेट करती हूँ 1, मतलब व्यू स्टेट के अंदर मैंने एक यूनिक स्ट्रिंग क्रिएट की दैट इज id और उसके साथ मैंने उसको वैल्यू दे दी दैट इज 1। नाउ लाइकवाइज ये जो वैल्यू स्टोर की है अगर मुझे वो वैल्यू रिट्राइव करनी है, राइट, सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल चेक कि वो पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट, दैट इज नल है, इट मींस कि उसके अंदर वैल्यू नहीं है। बट इफ इट इज नॉट नल, राइट, सो व्हाट आई विल डू, मैंने SID एक दूसरा वेरिएबल ले लिया, convert.toInt32 इट इज अ कन्वर्जन फंक्शन जो हमने ऑलरेडी VB.NET में देखा है। ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू हम इसको देंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। एंड विदिन दिस फंक्शन आई हैव रिटन द सेम थिंग दैट इज व्यू स्टेट within parenthesis double quotation id. It means if you want to store value within view state then view state and that particular id will be on the left hand side. अगर आपको view state में से वैल्यू रिट्रीव करनी है then view state and that particular id, that is the unique string or that particular index will be on the right hand side of the assignment operator. See over here ये left hand side पे है और यहाँ पे वो right hand side पे है, right? So this is the thing कि आप कैसे व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो और आप कैसे व्यू स्टेट में से वैल्यू रिट्राइव कर सकते हो। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज ASP.NET Engine क्या करेगा, जब भी आप व्यू स्टेट के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करोगे वो अपने आप वो पर्टिकुलर व्यू स्टेट के लिए हिडन फील्ड्स क्रिएट कर देगा। अगेन आई रिपीट, ASP.NET Engine क्या करेगा, जब भी आप व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर करोगे तो वो ASP.NET Engine वो व्यू स्टेट की फील्ड के लिए
हिडन फील्ड क्रिएट करेगा। इट मीन्स अगर आपने व्यू स्टेट के अंदर 2 to 3 नेम वैल्यू पेयर स्टोर की है, देन जितनी भी नेम वैल्यू पेयर स्टोर की है वो सब के लिए वो अलग अलग हिडन फील्ड्स क्रिएट कर देगा। और हिडन फील्ड्स क्रिएट करने के बाद वो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेगा, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज वो उसको एनकोड करके वैल्यू स्टोर करेगा। और एनकोडिंग की मेथड वो क्या यूज करेगा, दैट इज बेस 64 फॉर्म। वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ASP.NET के अंदर ये एनकोडिंग का एल्गोरिदम प्रेजेंट है, वो अपने आप कर देगा, हमें उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज, आप जितने भी व्यू स्टेट के अंदर नेम वैल्यू पेयर क्रिएट करोगे वो सबके लिए हिडन फील्ड्स क्रिएट करेगा, और हिडन फील्ड क्रिएट करने के बाद उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेगा, बट वो वैल्यू एनकोडिंग करने के बाद वो स्टोर करेगा, राइट? What are the advantages of view state? Obviously, as we have seen that it is client side state management technique, means वो सर्वर के ऊपर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, means it will not use any resources of the server. It is simple to implement, as we have seen. अगर हमें view state के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, it is stored in the form of name value pair, right? और अगर आपको उसी में से रिट्राइव करनी है, सो सेम स्टेटमेंट हमें लिखना है, दैट इज व्यू स्टेट पैरेंथेसिस डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर वो पर्टिकुलर नेम कि जिसकी वैल्यू हमें रिट्राइव करनी है। अनदर थिंग इज, हमें यहाँ पे एनहांस सिक्योरिटी मिल रही है, बिकॉज वो अपने आप हिडन फील्ड के अंदर वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन हिडन फील्ड के अंदर वैल्यू स्टोर करने के साथ साथ वो उसको एनकोड भी कर देता है, राइट? नेक्स्ट इज इट यूजेस मैक एनकोडिंग, राइट? जो टेम्पर प्रूफ है, मतलब कोई भी पर्सन अगर व्यू स्टेट में से वो पर्टिकुलर वैल्यू भी रिट्राइव कर देता है, फिर भी उसे ओरिजिनल वैल्यू पता नहीं चलेगी, बिकॉज ये जो एल्गोरिदम यूज हुआ है, राइट, इट इज टेम्पर प्रूफ, मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्यू स्टेट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? हमने एडवांटेजेस में देखा कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और सिक्योरिटी के अंदर कौन से हिसाब से वो एनकोडिंग करेगा, वो मैक एनकोडिंग का यूज करता है, विच इज टेम्पर प्रूफ, राइट? अनदर थिंग इज दैट अगर आपको व्यू स्टेट के अंदर मैक एनकोडिंग को नहीं करना है, राइट, सो हमने देखा था कि जब भी हम कोई भी पेज क्रिएट करते हैं, वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर हम सोर्स में जाके देखेंगे, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पेज डायरेक्टिव, राइट, जो @पेज से स्टार्ट होगा, और इसके ऊपर से कंपाइलर को पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर आइटम वेबसाइट के अंदर है वो वेब फॉर्म है या फिर वेब पेज है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये जो डायरेक्टिव है दैट इज @पेज, उसके अंदर एनेबल व्यू स्टेट मैक नाम की प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होगी। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट व्यू स्टेट के अंदर आप जो भी स्टोर करोगे वो मैक एनकोडिंग का यूज करके अपने आप स्टोर कर देगा। बट आपको ये नहीं करना है, तो आप यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स सेट कर सकते हो। इट मीन्स जो जिस पेज के ऊपर आप ये फॉल्स सेट करोगे उसके अंदर मैक एनकोडिंग नहीं होगा, राइट? सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज इज दैट कि जितनी भी रिक्वेस्ट ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर आएगी जिसके ऊपर हमने व्यू स्टेट का यूज किया है और मैक एनकोडिंग का यूज किया है, वो सारी रिक्वेस्ट के ऊपर एनक्रिप्शन होगा और डिक्रिप्शन होगा। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेज 10 टाइम्स रिफ्रेश करती हूँ तो वो 10 टाइम्स एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेगा, मीन्स हमें परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन मिलेगा, राइट? ये पर्टिकुलर पेज के लोडिंग टाइम के ऊपर हमें परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ दिखाई देगा। इट इज बिकॉज के जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो सारी रिक्वेस्ट के लिए वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहा है, राइट? अनदर थिंग इज बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं, मीन्स बहुत सारे मशीन्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर बाय डिफॉल्ट हिडन फील्ड सपोर्ट नहीं करता, राइट? और हमें पता है कि जब भी हम व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे वो अपने आप उसके लिए हिडन फील्ड क्रिएट करेगा। इट मीन्स अगर डिवाइस, अगर मशीन हिडन फील्ड सपोर्ट नहीं करता तो वो मशीन के ऊपर हम व्यू स्टेट का फीचर यूज नहीं कर सकते, राइट? दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ
व्यू स्टेट। वो डिसएडवांटेज इसके लिए है बिकॉज वो अपने आप उसके लिए हिडन फील्ड क्रिएट कर देता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, this is all about view state, that is the theory portion of the view state, right? अब हम एक काम करते हैं, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल डेवलप किया है, वो एग्जांपल हम देखते हैं, राइट? सो एग्जांपल मैंने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन वेरिएबल एंड व्यू स्टेट, बिकॉज हमें पता है कि अगर मुझे एक ही पेज के ऊपर वो वैल्यू देगा तो व्यू स्टेट से अच्छा है कि मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर दूं, बिकॉज वेरिएबल भी पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो वैल्यू रखेगा, राइट? बट डिफरेंस हमें तब पता चलेगा जब हम ये पर्टिकुलर पेज को पोस्ट बैक करेंगे, दैट इज रिफ्रेश करेंगे, राइट? तब हम डिफरेंस देखेंगे कि वेरिएबल में और व्यू स्टेट में दोनों में से किस में वैल्यू परसिस्ट होती है, राइट? सो दिस इज द एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है कि हम व्यू स्टेट तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम व्यू स्टेट और वेरिएबल का डिफरेंस भी देख लेंगे। मतलब हमें पता चल जाएगा कि वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसका स्कोप क्या है और व्यू स्टेट के अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसका स्कोप क्या है। सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया है विद इन द सेम एग्जांपल, दैट इज कंट्रोल EX, जो हमारी वेबसाइट थी। उसके अंदर मैंने एक पेज क्रिएट किया, पेज ऐड किया, दैट इज वेरिएबल व्यू स्टेट EX, राइट? ये उसकी डिजाइन है। डिजाइन में मैंने सिर्फ एक सिंपल एक बटन रखा है, दैट इज क्लिक बटन। उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है BTN क्लिक। सो इसकी इवेंट्स देखते हैं, राइट? दैट इज कोड देखते हैं ये पर्टिकुलर पेज का। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने ये पेज के ऊपर पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया है, राइट? मैंने वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट किया है? मैंने कोई भी इवेंट के ऊपर ये वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, मैंने क्लास के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया है। दैट इज इनहेरिट्स के बाद मैंने लिखा dim cnt as integer is equal to 0, मीन्स बाय डिफॉल्ट मैंने cnt को 0 से इनिशियलाइज कर दिया एज इट इज अ इंटीजर वेरिएबल। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो कोई भी इवेंट में नहीं है, क्लास में है। बिकॉज अगर मैं ये वेरिएबल कोई इवेंट में क्रिएट करूंगी तो उसका स्कोप कितना हो जाएगा, वो पर्टिकुलर इवेंट तक ही रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका स्कोप पूरे क्लास में मुझे मिले, मतलब वो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर मैं जो भी वैल्यू स्टोर करूंगी वो ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर, ये पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैं जो भी इवेंट्स यूज करूंगी वो सब जगह पे मुझे उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट? आफ्टर दैट पेज लोड इवेंट मैंने यूज की, राइट? फर्स्ट थिंग ऑन द पेज लोड इवेंट व्हाट आई हैव डन, मैंने चेक किया कि ये पेज पोस्ट बैक पेज है या फिर फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है, दैट इज फर्स्ट टाइम पेज ब्राउजर में लोड हो रहा है। फॉर दैट पर्पज आई हैव रिटन इफ नॉट इज पोस्ट बैक, मतलब वो पोस्ट बैक नहीं है, और वो पोस्ट बैक नहीं है इट मीन्स के पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में लोड हो रहा है। सो अगर पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में लोड हो रहा है, सो व्हाट आई हैव डन, मैंने CNT को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, दैट इज अवर वेरिएबल, और व्यू स्टेट के अंदर मैंने एक vCNT वेरिएबल क्रिएट किया और उसको भी मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अगेन आई रिपीट, व्यू स्टेट के अंदर मैंने vCNT वेरिएबल क्रिएट किया और वो पर्टिकुलर वेरिएबल को भी मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में लोड होगा। पोस्ट बैक जब भी होगा तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा, राइट? और एल्स कंडीशन में मैंने क्या किया है, CNT प्लस इक्वल टू 1, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, दैट इज CNT के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर मैंने +1 कर दिया। लाइकवाइज व्यू स्टेट के अंदर जो vCNT नाम का वेरिएबल है उसको भी मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके +=1 सेट कर दिया, राइट? अगेन आई रिपीट, जब भी पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में लोड होगा, राइट, वो दोनों की वैल्यू दैट इज CNT वेरिएबल की वैल्यू और vCNT की वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन व्यू स्टेट, दोनों को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और अगर वो पोस्ट बैक है तो मैंने क्या किया,
CNT की वैल्यू भी +1 कर दी और VCNT की वैल्यू जो व्यू स्टेट के अंदर है उसको भी मैंने +1 कर दिया, राइट? सो दिस थिंग आई हैव डन ऑन पेज लोड इवेंट। अब मेरे पास क्लिक बटन है, सो क्लिक बटन पे मैंने मैसेज बॉक्स में दोनों की वैल्यू डिस्प्ले की है, दैट इज MSG बॉक्स पैरेंथेसिस डबल कोटेशन। पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली, दैट इज CNT इज इक्वल टू, मतलब वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करेगा CNT इज इक्वल टू। फिर मैंने कॉन्केटिनेट किया वेरिएबल दैट इज CNT, बट एज आई हैव यूज्ड ओवर हियर प्लस ऑपरेटर, मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। That's why I have written CNT dot to string. Again after that, मैंने न्यू लाइन का जो enumeration है, that is VBCRLF, वो मैंने concatenate किया। Means अब मुझे सेकेंड लाइन के अंदर विद इन मैसेज बॉक्स मुझे मैसेज मिलेगा दैट इज VCNT इज इक्वल टू, राइट? और मैंने व्यू स्टेट के अंदर से VCNT की वैल्यू फेच की और उसको भी मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट? So this is the thing which I will display within message box whenever user will click on this click button, right? So let's do one thing. हम ये पेज को स्टार्ट पेज सेट करते हैं और वेबसाइट को एग्जीक्यूट करते हैं। So ये पेज ब्राउजर में लोड हो गया, मीन्स ये फर्स्ट टाइम लोड हुआ है। इट मीन्स CNT और VCNT विच इज प्रेजेंट इन व्यू स्टेट, दोनों की वैल्यू अभी क्या है? 0 है, राइट? अब मैं क्लिक बटन पे क्लिक करती हूँ, राइट? सो यहाँ पे मैसेज बॉक्स ओपन हुआ। एज यू आर एबल टू सी CNT की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है और VCNT की वैल्यू भी मुझे 1 मिल रही है, बिकॉज जैसे ही मैंने क्लिक बटन पे क्लिक किया, हमें पता है ASP.NET का इवेंट मॉडल कैसे वर्क करता है। जैसे ही मैंने क्लिक बटन पे क्लिक किया, पेज सर्वर पे गया, प्रोसेसिंग हुआ और पेज फिर से ब्राउजर में लोड हुआ। इट मीन्स पेज पोस्ट बैक हुआ और हमने कंडीशन लिखी है कि जब भी पेज पोस्ट बैक होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके हमने दोनों की वैल्यू क्या सेट कर दी थी? दैट इज +1। इट्स ओवर हियर, राइट? सो हमें यहाँ पे CNT और VCNT दोनों की वैल्यू अभी क्या मिल रही है? 1। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं फिर से ये क्लिक बटन पे क्लिक करूंगी। सो क्या होना चाहिए? CNT की वैल्यू 2 होनी चाहिए और VCNT की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है? CNT की वैल्यू 1 मिल रही है, लेकिन VCNT की वैल्यू क्या हो रही है? 2। ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको पहले ही बोला था कि व्यू स्टेट का स्कोप क्या है। व्यू स्टेट का स्कोप ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो वैल्यू स्टोर करके रखेगा, लेकिन वेरिएबल हमने कहाँ पे क्रिएट किया है? 2 हमने वेरिएबल क्लास के अंदर क्रिएट किया है, लेकिन ये पेज जब भी सर्वर के ऊपर प्रोसेस होने के लिए जाएगा और पेज फिर से ब्राउजर में लोड होगा, दो इट इज पोस्ट बैक, ये पर्टिकुलर वेरिएबल फिर से क्रिएट होगा, राइट? इसलिए उसकी वैल्यू फिर से 0 हो गई है और उसके अंदर हमने +1 किया, इसलिए हमें CNT की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। और VCNT की वैल्यू 2 मिल रही है, बिकॉज दो इट इज पोस्ट बैक, दो पेज ब्राउजर में फिर से लोड हुआ है, बट व्यू स्टेट वो वैल्यू को परसिस्ट करता है, मतलब वो वैल्यू को अपने अंदर रहने देता है, वो उसको 0 से इनिशियलाइज नहीं होने देता, राइट? लेट्स क्लिक ऑन ओके। फिर से क्लिक करके देखते हैं। सी अगेन CNT इज 1 एंड VCNT इज 3। इट मीन्स आप जितनी बार ये क्लिक बटन पे क्लिक करोगे, व्यू स्टेट के अंदर जो VCNT है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, लेकिन CNT आपको हर बार 1 दिखाई देगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दोनों एंटिटी दैट इज वेरिएबल और व्यू स्टेट दोनों ही पर्टिकुलर पेज के लिए वर्क होते हैं, बट द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज दैट पर्टिकुलर क्लास कि जिसके अंदर हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हमें पता है कि अगर हम वेब पेज भी ले लेंगे देन इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्लास, और वो क्लास के अंदर हमने CNT का वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट इज ओवर हियर। सो ऑब्वियसली ये CNT वेरिएबल का स्कोप कितना होगा? ये एंड क्लास तक होगा, राइट? लेकिन ये जो हमने व्यू स्टेट क्रिएट किया है, इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप ये पूरा पेज है। इट मीन्स जब तक ये पेज डिस्ट्रॉय नहीं होगा
व्यू स्टेट के अंदर हम जो भी नेम वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे वो कोई भी नेम वैल्यू पेयर डिस्ट्रॉय नहीं होगी। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्यू स्टेट। इट मीन्स अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू स्टोर करनी है जो 2 पेज सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए जाता है और सेम पेज हमें वापस मिलता है, बट मुझे वो वैल्यू चाहिए, तो उस जगह पे आप वेरिएबल के बदले में आप क्या यूज कर सकते हो, व्यू स्टेट का यूज कर सकते हो, और व्यू स्टेट के अंदर आप वैल्यू स्टोर करोगे वो आप फिर से रिट्राइव कर पाओगे। अनदर थिंग, व्यू स्टेट आपको कब काम लगेगा? देयर आर मेनी सिचुएशन कि आप क्या करोगे, पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल रखते हो, मींस इट इज सिमिलर टू द कॉम्बो बॉक्स व्हिच वाज प्रेजेंट इन vb.net, राइट? लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, मैं फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट की कैटेगरीज स्टोर करती हूँ, दैट इज लेट्स टेक इट एज गिफ्ट शॉप। ओके, मैंने आपको एक प्रॉब्लम शीट में एग्जांपल दिया है कि आपको गिफ्ट शॉप डेवलप करना है, राइट? सो हम कैटेगरीज ले लेते हैं, सॉफ्ट टॉयज, कार्ड्स और लेट्स टेक इट एज आइडल्स, राइट? सो ये 3 कैटेगरीज मैंने ले ली। अब मुझे क्या करना है, यूजर जो भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा विदाउट यूजिंग एनी बटन, जैसे ही यूजर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सिलेक्शन चेंज करेगा, मुझे वो पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मुझे नीचे डिस्प्ले करने हैं। सो व्हाट इज द केस, मुझे पेज लोड के अंदर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डेटाबेस में से ये कैटेगरीज रिट्राइव करके असाइन करनी पड़ेगी, मतलब मैं पेज लोड के ऊपर वो चीज करूंगी, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट पे मैं जो भी कैटेगरी सिलेक्ट हुई है उसके हिसाब से मैं डेटाबेस में से प्रोडक्ट रिट्राइव करूंगी और यूजर को कोई भी डेटा कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करके दूंगी। नाउ व्हाट इज द केस, हमें ASP.NET का इवेंट मॉडल पता है। वो क्या करेगा, जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कोई भी सिलेक्शन चेंज करूंगी, वो पेज फिर से प्रोसेसिंग होने के लिए सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे प्रोसेसिंग होगा और हमें सेम पेज वापस मिलेगा। जब ये सेम पेज मुझे वापस मिल रहा है, तब क्या होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट इज फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू थी सॉफ्ट टॉय, सेकंड वैल्यू थी कार्ड्स और थर्ड वैल्यू थी आइडल्स। मैंने सेकंड वैल्यू सिलेक्ट की थी, दैट इज कार्ड्स, लेकिन क्या हुआ, ये पेज प्रोसेसिंग होने के लिए सर्वर पे गया और पेज फिर से मुझे वापस मिला। इट मीन्स अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में फिर से क्या सेट हो जाएगा, जो फर्स्ट जो वैल्यू थी दैट इज सॉफ्ट टॉयज वो सिलेक्ट की हुई आ जाएगी। मीन्स मुझे कार्ड्स रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, मुझे सॉफ्ट टॉयज रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेगी, राइट? ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमने ऑटो पोस्ट बैक ट्रू रखा था ड्रॉप डाउन लिस्ट का, बिकॉज ऑब्वियसली हमें रखना ही पड़ेगा, तो ही हम विदाउट एनी बटन ये फंक्शनलिटी कर पाएंगे। लेकिन पेज फिर से लोड हुआ इसलिए चेंजेस आए। सो मैं क्या करूंगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट पे जो भी वैल्यू सिलेक्ट हुई है वो मैं पहले व्यू स्टेट के अंदर स्टोर कर दूंगी, राइट? और जब ये पेज फिर से ब्राउजर में लोड हुआ है तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वैल्यू नहीं लूंगी, मैं व्यू स्टेट में से वैल्यू लूंगी और जो कैटेगरी व्यू स्टेट में है उसके हिसाब से मैं टेबल में से प्रोडक्ट को फैच करके यूजर को डिस्प्ले कर दूंगी, राइट? सो दिस इज द प्लेस आप कहाँ पे व्यू स्टेट यूज कर सकते हो, बिकॉज मैंने वो प्रॉब्लम शीट में आपको गिफ्ट शॉप की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए दी है और उसके अंदर कैटेगरी और उसकी प्रोडक्ट्स ऐसे ही डेवलप करना है। मे बी पॉसिबल कि अगर आप ऐसी कोई फंक्शनलिटी करते हो विदाउट एनी बटन, राइट? सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस जगह पे आप व्यू स्टेट का यूज कर सकते हो, right students? So this is the significance of view state and this is the difference between view state and variable कि आपको कब view state यूज करना है और आपको कब variable यूज करना है, right? So हमने एक और state management टेक्निक आज कंप्लीट की, that is view state। अब हम देखेंगे तो कौन सी state management टेक्निक हमारी बाकी है। I think cookies, right? Let's see कौन सी state management टेक्निक, okay। सेशन के लिए थियरी बाकी है, एप्लीकेशन बाकी है और यूजर प्रोफाइल, और इसमें सिर्फ कुकी बाकी है, राइट? सो क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर 4 टेक्निक्स जो आपके सिलेबस में है, दैट इज कुकीज, व्यू स्टेट,
क्वेरी स्ट्रिंग और हिडन फील्ड। अब इसमें से सिर्फ कुकीज बाकी है, बाकी सारी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक हमने कंप्लीट कर दी है। कंट्रोल स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टुमारो, हम ये जो कुकीज क्लाइंट स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है वो हम कंप्लीट कर देंगे, राइट। और उसके बाद हम ये सेशन और एप्लीकेशन एंड यूजर प्रोफाइल देखेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, स्टिल वी हैव 2 minutes 12 o'clock होने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है प्रॉब्लम शीट रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आज जो हमने HTML डायनामिक कंट्रोल्स का जो एग्जांपल देखा, इट इज एप्लीकेशन नंबर 23 विद इन द प्रॉब्लम शीट, राइट। और जो हमने वो वेरिएबल और व्यू स्टेट का एग्जांपल देखा, दैट इज एप्लीकेशन नंबर 12 विद इन योर प्रॉब्लम शीट। मतलब प्रॉब्लम शीट में से जो 2 एप्लीकेशन थी वो हमने आज कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टुमारो, हम कुकीज रिलेटेड जो एप्लीकेशन नंबर 24 है वो कंप्लीट करेंगे, राइट। और उसके बाद आप एप्लीकेशन नंबर 25 जो कुकीज और क्वेरी स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है वो आप खुद कर पाओगे, राइट। सो टुमारो वी विल सी 2 different things if the time permits, that is cookies और सेशन। वो 2 चीज हम कल कंप्लीट करेंगे, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मुझे पूछ सकते हो, वरना हम हमारा लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करेंगे।